Hello, my dear friends of class 8. I hope all of you are quite well on your home and you all are being safe and continuing your study. Now, last day in first lecture of this chapter, microorganism friend and foe, we have studied about microorganism, microbiology, and other things. We have already discussed the group of microorganisms. Then it's the second group, virus, we are going to study today. Then the word virus means poisonous liquid. जो वर्ड वायरस है इसका मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड यानी जहरीला लिक्विड। ये डिस्कवर किया गया था लैनोवस्की के द्वारा। वो ईयर था 1892। इट वाज द ईयर 1892 व्हेन साइंटिस्ट लवानोस्की डिस्कवर्ड वायरस। देखिए ये वायरस जो होते हैं इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, जो बैक्टीरिया का साइज मैंने बताया था कल उससे भी ज़्यादा ये छोटे होते हैं। तो इन्हें हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। दे आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ मैंने वायरसेस लिखा है इसलिए आर लगाता हूँ। आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस जो होते हैं वो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए फिर हमारा टॉपिक जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इनके पास अपना डीएनए और या आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो इनक्लोज होता है एक प्रोटीन कोट से। किसके कोट से? जी हाँ, बिल्कुल राइट, प्रोटीन कोट से। दे रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द लिविंग सेल। देखिए, एंड दे कैन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जब यहाँ ये बात आ गया, मान लीजिए ये कोई वायरस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें एक ऐसा 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 वायरस देखने को मिला है। ये जो है मान लीजिए, इसको मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा देखने को कोई वायरस हमें मिला है। तो ये जो होता है जब तक ये जब तक बाहर होगा, यानी जब तक ये होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लिविंग। किसके बॉडी के बाहर? लिविंग के बॉडी के बाहर। तब तक ये इनएक्टिव होगा। देन इट इज नॉट एक्टिव। जब तक वायरस जो है ये बॉडी के बाहर होगा तब तक इनएक्टिव होगा। जब तक ये, जैसे ये वायरस है, जब तक ये नहीं है, बाहर है, यहाँ इस फॉर्म में जब हम देख रहे हैं तो ये क्या है? इनएक्टिव है। माफ कीजिएगा, ठीक है। ये अभी आउटसाइड है तो ये क्या होगा? इनएक्टिव होगा। और जब ये किसी भी लिविंग के बॉडी में चला जाएगा, मान लीजिए ये कोई लिविंग है,
ये भाई साहब हमारे लिविंग है। जब तक ये वायरस, मान लीजिए किसी भी कारण से ये वायरस ये भाई साहब के बॉडी में चला जाता है, ये वायरस जो है ये बॉडी में चला जाता है, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। हो सकती हैं क्या? होती ही हैं। फिर देखिए, ये वायरस जो है, तो ये वायरस जो है हमने पढ़ा कि जब तक ये इनसाइड नहीं जाता है ह्यूमन बॉडी के, जब तक इनसाइड नहीं रहेगा तब तक ये इनएक्टिव रहेगा, ये किसी तरह से हमें कुछ नहीं कर सकता है। तो ये टोटली फुल्ली डिपेंडेंट होता है किस पे? होस्ट पे। होस्ट मतलब किसी बॉडी पे, किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लांट या पार्टिकुलर एनिमल की बॉडी को, जिस बॉडी पे कोई भी चीज डिपेंड होता है उस बॉडी को बोलते हैं होस्ट। और ये जब स्टोर होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर तो ये किस फॉर्म में होगा? क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। ऊपर चला गया मैं। और देखिए, ये जो है इसे कहा गया है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको क्यों कहा गया है ये देखते हैं। क्यों वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहा गया है? किसका? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का। लिविंग जो है ये नॉन लिविंग थिंग से जुड़ता है। नॉन लिविंग से जुड़ता है, इसका कनेक्टिंग लिंक है वायरस। क्या है? वायरस। कनेक्टिंग लिंक है, ये बायोलॉजी में बोला गया है। ये टोटली देखिए, वायरस क्या होता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्या हुआ? वायरस। एंड ये क्या हुआ? मान लीजिए ह्यूमन। ह्यूमन तो इसलिए जब तक ये इसके बॉडी में नहीं जाएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसके बॉडी में नहीं आ सकता है, लेकिन ये वायरस जो है इसमें जा सकता है। इसीलिए वायरस को लिंकर बोला गया है। किसके किसके बीच का लिंकर? किसको दो, किस दो को ज्वाइन करने वाले को? लिविंग एंड नॉन लिविंग को। ये फिर आगे की टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, HIV-1 का जो वायरस है जिसके कारण एड्स, इस कारण जो डिजीज कॉज होता है उसको बोलते हैं एड्स। आपको रिप्रो चैप्टर में पढ़ना है। आजकल एक वायरस जो तमाम विश्व को परेशान किया है, जिसके कारण आप और हम सभी इस वक्त जूझ रहे हैं, वो है कोरोना वायरस। तो भाई प्लीज, अभी आपने देखा, जब तक वायरस ह्यूमन बॉडी में नहीं आता है तब तक वो किसी तरह से हार्मफुल नहीं है। तो प्लीज आप उसे लेने जाइए ही मत कि वो आएगा, उसको बुलाइए ही मत, उसको बुलाइए ही मत कि वो आएगा। आप सेफ रहिए, जैसा गाइडलाइन जारी हुआ है हमारे PM द्वारा, हमारी गवर्नमेंट द्वारा, उसे फॉलो कीजिए। आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, अपने सेफ रहिएगा, नहीं तो बस देख ही रहे हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जब तक हम वायरसेस को लेने नहीं जाएंगे तब तक वो हमारे घर या आपके घर नहीं आएंगे। तो प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम। आइए उसके बाद तीसरा ग्रुप, हमने दो ग्रुप पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया फंजाई एंड दूसरा
सॉरी पहला पढ़ लिया बैक्टीरिया एंड दूसरा पढ़ लिया वायरसेस एंड तीसरा है एल्गी। एल्गी क्या है? ये ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही, लेकिन ये सिंपल प्लांट्स का ग्रुप है। इस एल्गी जो है वो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सी वीड्स। पहले चैप्टर में हमने वीड्स को चर्चा किया था जो अनवांटेड प्लांट होते हैं। तो यहाँ सी वीड्स मतलब सी में जो अनवांटेड प्लांट्स निकल जाते हैं उन्हें बोलेंगे सी वीड्स। दे आर सिंपल, ये साधारण होते हैं, यूनिसेलुलर, एक सेल के बने होंगे, और मल्टी सेलुलर, और एक से ज्यादा सेल के भी बन सकते हैं। जैसे ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर। दे मे बी फिलामेंटस और ब्रांच्ड, इसमें फिलामेंट फेंका रहेगा या शाखाएं फेंकी रहेंगी, लेकिन इनमें रूट्स नहीं होगा, जड़ें नहीं होंगी, स्टेम तना नहीं होगा, एंड लिप्स पत्तियां भी नहीं होंगी। जैसे ये देखिए फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। फ्यूकस आपके बुक में दिया हुआ है फ्यूकस, ये देखिए आप। उसके बाद आइए चौथा ग्रुप फंजाई। फंजाई जो है ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये भी ऐसे समझिए प्लांट्स का ही है। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट, और मल्टीसेलुलर भी होते हैं लाइक मशरूम। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफाइट। अच्छा चलिए बता दीजिए सेप्रोफाइट किसे कहते हैं? चलिए जो तमाम बच्चे देख रहे हैं वो बता दीजिए सेप्रोफाइट किसे कहते हैं। जी बिल्कुल सही, सेप्रोफाइट जो दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए, उसे क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। ये कहाँ डिपेंड रहते हैं? फीड ऑन डेड थिंग्स, मरे हुए चीजों पे। वाइल सम आर पैरासाइट, सॉरी सेप्रोफाइट मतलब जो डेड को है, और पैरासाइट जो दूसरे पे निर्भर करता हो। तो कुछ सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, फंजाई। एंड लास्ट है प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ जो है वो है प्लूरल, इसका सिंगुलर होता है प्रोटोजोआन, मीन्स फर्स्ट एनिमल। इसका मतलब होता है प्रोटोजोआन का पहला जानवर। दे आर यूनिसेलुलर, ये कंप्लीटली यूनिसेलुलर होगा, यानी कि एक ही सेल से बना होगा। दे आर फाउंड इन लेक्स, इन्हें तो हम आसानी से देख लेते हैं भाई प्रोटोजोआ को। मोती झील चले जाइएगा, कभी जाइएगा, अभी मत जाइएगा, अभी लॉकडाउन है, अभी घर में रहिए, सेफ रहिए। ऐसे कितने तैरते हुए ऊपर ऐसे दिख जाते हैं ऐसे, ये भाई साहब ये एमीबा हैं, ऐसे नहीं, लाइचेंस इसी में आते हैं। लेक्स में, पॉन्ड्स में, डर्टी वाटर में, सी वाटर में, डैम्स में। आइए इसका न्यूट्रिशन बता रहे हैं, इसका पोषण कैसे होता है। प्रोटोजोआ के पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कुछ इसमें पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक प्रोटोन जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एनिमल सेल में जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, और मैन में डिजीज कॉज करते हैं, और एनिमल में जाते हैं तो एनिमल में भी डिजीज कॉज करेंगे। कुछ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं फीड ऑन एनिमल सेल्स एंड कॉज डिजीज इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल। चलिए फिर आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, एंड प्रोटोजोआ हमने पढ़ लिया। देखिए अब आता है टॉपिक यूजफुल होते हैं कौन? माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूजफुल यानी लाभदायक होते हैं हमारे लिए। कैसे? हानिकारक भी होते हैं, बीमारी कॉज करते हैं, लेकिन लाभदायक होते हैं कैसे? आइए देखते हैं। मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं फूड आइटम बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। कैसे? एक मिनट बताता हूँ।
देखिए कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्पफुल हैं। कैसे? कैसे होते हैं ये देख लीजिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम हम सबने सुना है, जिसके हेल्प से हम दूध से दही बनाते हैं, जिसके हेल्प से हम दूध से दही बनाते हैं। किस बैक्टीरिया के हेल्प से? लैक्टोबैसिलस। ये दही कब बनता है? जब एक प्रोटीन कॉल्ड कैसीन, कौन सा प्रोटीन होता है इसमें? कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कैसीन का एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, क्लम्प्स टुगेदर, एक साथ जुड़ता है टू फॉर्म अ सॉलिडिफाइड मास, एक सॉलिडिफाइड मास बनाने के लिए। कैजीन कोआगुलेशन क्लम्प फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। कैसा मिल्क होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए तभी। अब ऐसा नहीं है भाई एसिड डाल देंगे उसमें, एसिड डाल मत दीजिएगा। A spoonful of curd contains the bacteria lactobacillus that promotes the formation। अच्छा, हम लोग के घर में दही जमता है, हम लोग सुनते हैं उसमें दही का ही कुछ भाग थोड़ा सा डाल दिया जाता है, जिसे भोजपुरी लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। उसको डाल दिया जाता है, जो दही होता है पहले से, उसके हेल्प से दही जमाते हैं, ठीक है। जो जाता है तो दूध को एसिडिक कर देता है, उसके बाद उसमें दही जमता है। देखिए भाई यहाँ ये रिएक्शन दे रखा है, मिल्क प्लस कर्ड कॉन्टेनिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैसिलस मल्टीप्लाइज करेगा यूजिंग द नॉन फैट कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस एसिडिक प्रोडक्ट। जो फैट का प्रोडक्ट है उसको यूज नहीं करेगा वो, कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मिल्क बिकम एसिडिक, उसके बाद मिल्क एसिडिक हो जाएगा। कैजीन कोआगुलेशन इन एसिडिक मिल्क, फिर कैजीन का कोआगुलेशन होगा उस प्रोटीन का, फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड टेक प्लेस। उसके बाद दूसरा देखिए इसका यूज, क्या आप जानते हैं वार्म मिल्क जो है टर्न्स एसिडिक व्हेन कर्ड इज, देखते हैं दूध को गर्म करके उसमें डाला जाता है तो वार्म मिल्क जो है यानी गर्म दूध वो जल्दी हो जाता है। मिल्क कंटेन अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज, मिल्क में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज। एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड हेल्प इन कवरिंग द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क टू लैक्टिक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को दिखाते हुए विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो लैक्टोज जो शुगर होता है उसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चेंज कर देता है। उसके बाद दिस क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम, ये यही होता है जिसके कारण एसिडिक मीडियम नीडेड होता है फॉर कैजीन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क टू कोआगुलेट टू फॉर्म कर्ड। यहाँ देखिए लैक्टोज शुगर है जो मिल्क में होता है, ऊपर से नहीं दिखता है, मिल्क में होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आया, उसे फर्मेंटेशन किया, लैक्टिक एसिड बना जिससे दूध एसिडिक हो गया। देखिए चीज पनीर भी है एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से ही बनता है। ये लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस ऑन मिल्क, बैक्टीरिया एक्ट अपॉन थ्रू मीट एंड मेक इट सॉफ्ट, मीट के ऊपर भी एक्ट करके उसको सॉफ्ट बना देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेंडरी टेंडरिएशन ऑफ मिल्क, टेंडरिएशन ऑफ मिल्क कहते हैं इसको, मीट कहते हैं मिल्क नहीं। ईस्ट सेल आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, जो भी हम लोग ब्रेड खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, केक खाते हैं, वो ईस्ट के हेल्प से बनता है। फॉर ब्रेकिंग ब्रेड ईस्ट along with टाइटल शुगर is mixed with flour and make dough, the dough is kept into one place, इसको one place में उसके बाद रख देंगे। ईस्ट जो है इसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है उसका यूज करता है। ब्रेक डाउन ऑफ शुगर CO2 एंड अल्कोहल आर फॉर्म, जब शुगर का ब्रेक डाउन होगा तो CO2 और अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं? शुगर का टूट के CO2 और अल्कोहल में बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। द डफ राइजेज ड्यू टू CO2, उसके बाद डफ जो होगा राइजेज होगा, फूलेगा CO2 के कारण। व्हेन दिस डफ इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड इट्स बेक्ड, कार्बन डाइऑक्साइड escapes फ्रॉम द लोफ मेकिंग इट्स लाइट एंड फ्लफी। किस गैस के कारण ब्रेड जो होता है वो फ्लफी होता है, स्पंजी होता है?
तो CO2 गैस के कारण, CO2 याद रखेंगे आप। ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन डे हाउस होल्ड फूड आइटम लाइक इडली, ढोकला एंड डोसा। फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल इज फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर few hours. This mixture rises become due to growth of yeast cell. फिर रहिए, एल्गी जो है, कलरा एंड सी बीट्स आर यूज्ड एज फूड। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल। कमर्शियल यूज, देखिए भाई, शराब का, वाइन का फॉर्मेशन होता है कैसे, यही सुनो ना, पूछ लेना, कॉपी चाहिए होगा ना, कॉपी के साथ ही मिलेगा, हम बताओ। ईस्ट जो होता है वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में, जैसे यहाँ देखिए अल्कोहल दे रखा है ना, बियर, वाइन, एसिटिक एंड एसिटिक एसिड भी बनता है। दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक barley, wheat, rice and fruit juice. The process of conversion of sugar into alcohol by action of microbes is called fermentation. Louis Pasteur discovered the process fermentation in 1857. ये याद कर लेंगे भाई, लुइस पास्चर साहब ने पेस्चुराइजेशन का भी खोज किया था, और प्लस फर्मेंटेशन का भी वो ईयर था 1857, जिसमें लुइस पास्चर साहब ने इस प्रोसेस का खोज किया था। Some bacteria are used in production of tea, coffee and tobacco. Some bacteria take part in production of certain like lactic acid, lactobacillus, citric acid और acetic acid, vinegar, सिरका। मेडिसिनल यूज, आइए पढ़ते हैं दवा बनाने में कैसे इनका यूज होता है। एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन में, जब हम बीमार पड़ते हैं तो अधिकतर लोग, डॉक्टर हमें देता है क्या, एंटीबायोटिक खाइए, वही एंटीबायोटिक बोलते हैं हम लोग, कॉमन लैंग्वेज इसको बोल देते हैं एंटीबायोटिक। नहीं भाई, एंटीबायोटिक होता है, थोड़ा बायो जानते हो तो जान लो, एंटीबायोटिक बोलते हैं। कैप्सूल्स और इंजेक्शन, या तो इंजेक्शन देता है, कैप्सूल देता है, या टैबलेट देता है। ये एंटीबायोटिक होता क्या है और कैसे ये प्रोड्यूस होता है? वैसा दवा जो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और फंगी दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए एक बात कहते हैं ना, जहाँ जिससे बीमारी होता है कहीं ना कहीं वो उसी से जाके ठीक होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज कॉज अगर कोई होता है तो ये भी सब तो बैक्टीरिया या फंगी भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो वो जाता है और डिजीज कॉजिंग जो भी ग्रोथ होता है उसको रोकता है। पैथोजेंस जिसको बोलते हैं, वाटर पैथोजेंस। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेंस। तो उसी पैथोजेन को ग्रोथ को रोकता है, प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कॉल्ड एंटीबायोटिक। The source of this antibiotic medicine and microorganisms. These days, a number of antibiotics are produced from bacteria and fungi. फंजाई और बैक्टीरिया से बहुत सारा इस वक्त आजकल के दिनों में एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो रहा है। Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics that are made from fungi and bacteria. The first antibiotic डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। भाई याद रखिएगा, इसमें दिया होगा पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम साइंटिस्ट साहब थे जो पहला एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, उसका खोज उन्होंने किया था। ईयर तो मुझे याद नहीं, अगले वीडियो में बता दूंगा। एंटीबायोटिक आर आल्सो मिक्स्ड विद द फीड और लाइव स्टॉक पॉल्यूटरी टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शंस ऑफ एनिमल। ये जो एंटीबायोटिक्स होता है उन्हें भी दिया जाता है माइक्रोबायल इन्फेक्शन को जांच करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। एंटीबायोटिक का प्लांट डिजीज को भी रोकने में काम आता है। प्रिकॉशन जो है, क्या क्या हमें यूज करना चाहिए, यूजिंग एंटीबायोटिक क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। देखिए एंटीबायोटिक जो होता है ना, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है, तो इसका भी गलत यूज हमें या ज्यादा यूज हार्म कर सकता है। तो फनली जब डॉक्टर एडवाइस करे उस चीज को, तब उस एंटीबायोटिक को तभी लीजिए, वरना मत लीजिए भाई। देखिए जितना इंटायर कोर्स होता है जो डॉक्टर लिखता है, कुछ लोग होते हैं जो कुछ ठीक हो गया बीमारी तो चलो भाई अब ऑन एंड ऑफ, एक दिन खाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, तो नहीं, ऑन एंड ऑन लीजिए। जो दवा है जितने दिन का कोर्स है, अगर डॉक्टर ने 15 दिन का लिखा है तो ऑन एंड ऑन आपको एनी हाउ आपको 15 दिन में लेना है भाई, ऑन एंड ऑन लगातार।
लेना है, 15 दिनों तक खाना है। ऐसा नहीं कि ऑन एंड ऑफ, एक दिन खाए दूसरे दिन नहीं खाए, फिर तीसरे दिन खाए चौथे दिन नहीं खाए, ऐसा नहीं करना है। जब तक कंप्लीटली डिजीज ठीक नहीं होता है तब तक आपको लेना है, जितना दिन तक डॉक्टर अलाउ करेगा। देखिए डॉक्टर कभी गलत अलाउ नहीं करेगा। देखिए जब जरूरी नहीं हो और उसका, तो हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रॉन्ग भी कर सकता है। देखिए एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज, जो जरूरी बैक्टीरिया भी होता है बॉडी में, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के लिए जरूरी भी होता है, उसको भी मार सकता है। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है जब हम कोल्ड से या फ्लू से कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्लू और कोल्ड किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉल्ड बाय वायरस। जो डिजीज वायरस से होगा, जो डिजीज वायरस कॉज करेगा, उसके लिए एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे होता है? वैक्सीन जो है ह्यूमन को बचाता है अगेंस्ट सेवरल बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वही WBC आपको मैंने 7th में बताया था, व्हाइट ब्लड कर्फ्यू सेल्स, जो इम्यूनिटी बनाने में मदद करता है। द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेसिस्ट अ डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। किसी भी शरीर का क्षमता, किसका, किसके लिए क्षमता, रेसिस्टिविटी यानी अवरोध करना, विरोध करना, किसका, डिजीज का, बीमारी का, उसी इम्यूनिटी एबिलिटी को कहते हैं इम्यूनिटी। Immunity against a particular disease can be developed by a technique called vaccination. Vaccination वह particular disease का जो developed एक technique है उसी को बोलते हैं। A small dose of dead and weakened disease causing microbes used to stimulate immune responsible in the body is called vaccine. तो vaccine का यहाँ definition दिया हुआ है। नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम हर साल होता है, या हर 2 साल या 3 साल पे होता है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे बच्चन सर हैं अभी भी। तो पोलियो से बचाने के लिए भी किया जाता है। फ्रॉम कंट्री अंडर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5, जो भी बच्चे 0 to 5 ईयर्स, 5 साल के 0 से लेकर 5 ईयर्स तक के बच्चों को ये रेगुलरली पोलियो ड्रॉप्स या वैक्सीन आता है। पोलियो ड्रॉप्स देखते हैं आप, पोलियो वाले घूम के पिलाते हैं, या फिर वैक्सीन फॉर पोलियो, पोलियो का जो वैक्सीन होता है उस वैक्सीन भी आता है उससे बचाने के लिए। हम जब बच्चे होते हैं ना तो हमें डिफरेंट तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है और वैक्सीन लगाया टू टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिजीज, अ पार्टिकुलर डिजीज। अब किसी किसी पार्टिकुलर डिजीज के लिए हमें पहले ही बचपन में ही टीका लगा दिया जाता है। अ पार्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट पार्टिकुलर एज। कुछ कुछ वैक्सीन होता है जिसका एक पार्टिकुलर एज फिक्स होता है। दिस इज कॉल्ड इम्यूनिएशन शेड्यूल, जिसको इम्यूनिएशन शेड्यूल बोलते हैं। जैसे देखिए 0 मंथ जब बच्चा छोटा ही होता है, छोटा होता है यानी कुछ दिन होता है जनरली, और स्मॉल पॉक्स का उसको टीका लग जाता है। ये तो BCG तो उसी समय लग जाता है, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद ही। अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, BCG कैसे बताता है? तो ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी की बीमारी हम जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस उससे बचाता है। 3 से 12 साल, 3 महीना से लेके 1 साल, 12 मंथ यानी 1 साल के बच्चे को DPT लगता है, किससे बचाने के लिए? डिप्टेरिया से और वुफिंग कफ से, एंड टेटनस से बचाने के लिए भी DPT लगता है। और पोलियो का टीका लगता है, BCG लगता है। वो BCG 1 हुआ, ये BCG 2 हुआ। फिर जब बच्चा 1 साल से 15 महीना का हो जाता है या 9 मंथ से 15 मंथ का हो जाता है तो उसे मिजिल्स का टीका पड़ता है और स्मॉल पॉक्स का टीका पड़ता है। रीवैक्सीनेशन इसका किया जाता है। जब बच्चा 18 से 24 मंथ यानी 18 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा होता है तो उसे DPT का बूस्टर डोज दिया जाता है। पोलियो का ओरल या बूस्टर, इफ सेम अगेंस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड अगेन इट इज कॉल्ड बूस्टर डोज। अगर सेम को ही यूज करेंगे तो उसी को बूस्टर डोज कहते हैं। 5 to 6 ईयर्स स्मॉल पॉक्स, 5 से 6 साल स्मॉल पॉक्स का टीका लगता है। फिर DT 5 से 6 साल में फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्टेरिया एंड टिटनेस, बूस्टर डोज DT का ही दिया जाता है। टाइफाइड एंड वैक्सीन। ओके, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़ें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। वायरस को लाने मत जाइए, वो नहीं आएगा भाई। अभी हमने पढ़ा, वायरस को लाने मत जाइए, वो नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।